हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी। ए तो वैसे कर लिया था अपन ने, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, दो ही क्वेश्चन है। ए के बाद बी में बताओ। सर A2 का सही आंसर क्या है? A2 का सही आंसर, एक सेकेंड रुकना। हाँ, A2 का सही आंसर पूछ रहे हो तुम। और गैसीय, इसमें आंसर नहीं दिया क्या पीछे? सर दिया है उसमें 5.40 आ रहा है उसका आंसर। 5.40। मेरा 29 मेरा 29.72 आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं यार, आंसर में तो बहुत एरर है फिर। कुछ गलत किया होगा तुमने, क्या नाम है, कौन बात कर रहा था अभी, अंकुर? यस सर। हाँ अंकुर, कुछ गलत किया होगा भाई, इतना एरर तो नहीं आ सकता आंसर में। देखो, डिस्कस करना है A2 क्या? A2 बता दूं? देख लेते हैं, A2 देख लेते हैं। देखो, a gaseous mixture of H2 and NTO gas contains, ये है A2 क्वेश्चन। gaseous mixture of H2 and NTO gas contains 66 mass percent of N2O. What is the average molecular mass of mixture? है ना? तो मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास वही होता है N1M1, है ना, प्लस N2M2 बाई N1 + N2। ये फॉर्मूला तो पता होगा, ये सही लगाया होगा, यस N1 सर। + N2। अब इसमें देखो, N1 N2 अपन को निकालना है। N1 हाइड्रोजन गैस के मोल्स, N2 इसके मोल्स। तो मास परसेंट दिया है अपन को, तो अज्यूम कर लो सैंपल 100 ग्राम, है ना। वेट अपन ने टोटल अज्यूम कर लिया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 66 मास परसेंट मतलब 66 ग्राम तो N2O हो जाएगा, है ना। वेट ऑफ N2O रफली हो जाएगा 66 ग्राम। और बचा हुआ 34 ग्राम किसका वेट हो जाएगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन 34 ग्राम। तो ये N1 इससे आ जाएगा, इसको अपन 1 मान लेते हैं N2O को। तो N1 कितना आ जाएगा? वेट ऑफ N2O मतलब 66 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, 14 दूनी 28 और 16 44, मतलब 3/2 मतलब 1.5। और ये आ जाएगा अपना N2 आ जाएगा 34/2 मतलब 17, 34/2 मतलब 17 मोल्स। ठीक है, तो बस अब इन वैल्यूज को डाल देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। N1 आ गया अपना 1.5, मोलार मास है N2O का कितना? अरे यार, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स होता है ना। तो टोटल मास अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊपर, कितना जाएगा? 100। और टोटल मोल्स कितने जाएंगे? 18.5। 18.5, तो इस हिसाब से तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ रहा है कितना? 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। यही है यस क्या सर। आंसर? यस सर। यहाँ पे अगर 20 होता तो 100/20 मतलब 5 आता। तो 20 से डिनोमिनेटर थोड़ा कम है, तो आंसर थोड़ा 5 से ज्यादा आएगा। तो बताओ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई थी इनको? सर वही मोल्स में कुछ हो गया था। अच्छा, ये जो न्यूमरेटर है, ये अपन ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, ये अपन ने एक्स्ट्रा स्टेप लिख लिया। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि ये जो N1M1 है, ये इसका मास है N2O का, है ना। और जो N2M2 है वो हाइड्रोजन का मास है, तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ोगे तो वैल्यू 100 ही आनी है ना, टोटल मास। तो ये जो है, ये अपन ने स्टेप एक्स्ट्रा लिख ली, इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना अंकुर, है ना। और फिर भी कुछ डाउट हो तो मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, तो मैं बता दूंगा कहाँ पे एरर है, अगर ना मिले तो। ठीक है, तो और बताओ पीडीएफ में। A2 तो हो गया, फिर आगे B1 B2 B3।
B1 B2 B3 में कोई डाउट? नहीं है? फिर है सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेन इस चैप्टर के। ठीक है, तो जब भी तुम लोग जो भी चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो ना, ये अपन को पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि अभी तो देखो, अभी तो सिलेबस कम है, पहले ही चैप्टर चल रहा है, कुछ वर्कलोड नहीं है, तो अभी अपन सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है पूरा पढ़ने में, फिर पूरा रिवाइज करने में। ठीक है, तो उस टाइम पर अपन को ये पता होना चाहिए कि यार कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर अपने पास कम टाइम भी बचा तो अपन केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें पहले, है ना। तो इस चैप्टर में सेक्शन सी और सेक्शन डी, मतलब स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ठीक है, तो सेक्शन सी में कोई डाउट है क्या किसी को? सेक्शन डी में एस डी तो दिया नहीं था, ये एक्सरसाइज, ये पार्ट 1 हो गया, है ना। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 देखो, सवाल करे हैं ना भाई सबने? यस सर। पार्ट 2, पार्ट 2 ये है। इसमें बताओ, सेक्शन ए बी में ए बी में कोई डाउट किसी को? सर B3 कैसे करेंगे? B3 देख लेते हैं, B3 के पहले कोई? B3 के पहले कोई नहीं है, B3 हुआ है किसी से? B3 में कोई मदद करना चाहता हो तो बताओ, अगर किसी का आंसर आ गया हो और वो कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हो B3 से रिलेटेड। बोलो भाई, एक ही पूछ रहा है मतलब बाकी दोनों से हो गया होगा, मतलब दो ही कंडीशन बचती है, अगर एक ही बच्चा पूछ रहा है 3 में से तो बाकी दोनों से या तो हो गया होगा या अटेम्प्ट नहीं किया होगा, क्योंकि B3 क्वेश्चन तो अच्छा है। ये कौन पूछ रहा था वैसे, चंद्रभान, मानस? सर मैं पूछ रहा था, चंद्रभान। हाँ, तो अंकुर, मानस बताओ, ये तुमने किया है या डाउट है? ये डाउट है। डाउट है? सर हो गया। किससे हो गया, अंकुर से? यस सर। बताओ अंकुर कैसे किया क्वेश्चन B3, ध्यान से सुनना बाकी लोग भी। हाँ बोलो अंकुर। हेलो, बोलो अंकुर। सल्फर का परसेंटेज दिया है। सल्फर का मास परसेंटेज दिया, ठीक है। यस सर 8। तो सल्फर का मास होता है 32। होता है बिल्कुल। सर तो मास का फॉर्मूला, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 32 अपॉन गिवन मास हाँ, इंटू 100। 32 अपॉन गिवन मास इंटू 100, सही बात है। ये हमको वैल्यू दी है 8 इक्वल्स टू 8। हाँ सर तो गिवन मास को उस साइड ले जाके 8 को इधर ठीक है, ठीक डिवीजन है, में ले तो आएंगे। इस मतलब इस इक्वेशन से अपन ये वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यस सर। मेरा इसमें सवाल ये है, क्या नाम है, अंकुर, सवाल मेरा ये है यस कि सर। ये तुमने वैल्यू 32 मानी, क्यों? सर सल्फर का एटॉमिक मास। नहीं नहीं, लेकिन अब बात यहाँ पर ये है ना कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम हो, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। सर नहीं, क्वेश्चन में लीस्ट पूछा है। सर क्वेश्चन में, 8 आइटम्स होते हैं इसके सल्फर के एक मॉलिक्यूल में। हाँ, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 आइटम्स होते हैं ना सर। नहीं नहीं, वो तो तुम सल्फर एलिमेंट की बात कर रहे हो, सल्फर एलिमेंट में होता है ऐसा।
है ना, वो भी एक टाइप के सल्फर में, मतलब इसको रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है ना, सल्फर भी अपन ये इसमें पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो सल्फर भी 2-3 टाइप के होते हैं, है ना। तो रोम्बिक सल्फर ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट के लिए होता है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, कंपाउंड, है ना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अपन को कंपाउंड दिया है। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना हो। लेक्चर 1 जो अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में, याद है। यस सर। तो कंपाउंड मतलब इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम हो, जैसे H2SO4 ये कंपाउंड है ना। तो इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल में सल्फर का मास दिया हुआ है अपन को 8%, ठीक है। तो ये जो तुम एसिड की बात कर रहे हो ये गलत है ना, एसिड एक एलिमेंट है और एलिमेंट को अपन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो चलो एक डाउट था जो क्लियर हुआ। हाँ तो अंकुर तुम ये कह रहे थे कि ये जो सल्फर है ये इसमें एक ही एटम तुमने लिया है ना। मैं ये कह रहा था कि एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, जैसे अगर अपन H2S2O7 की बात करें, है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर के 2 एटम्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन ने एक ही क्यों लिया है। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इस वजह से। हाँ तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास से तुमने ये कैसे डिसाइड किया कि अपन एक ही एटम लेंगे। सर अगर सल्फर के ज्यादा आइटम लेंगे हम्म तो ये जो हम 32 ले रहे हैं इसके प्लेस में और बड़ी वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। तो सर मास इंक्रीज होगा। सही बात है। देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ने लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमा कैसे दिया, अगर ये क्वेश्चन ये कहता, ये जो लैंग्वेज लिखी है ये वाली, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, इसको अगर ऐसे लिख देता क्वेश्चन कि द इम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना, इम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता। आसान कैसे हो जाता, क्योंकि जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है C6H12O6, है ना, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इसमें अपन ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज जो भी आया हो, मान लो अपना ऑक्सीजन का वेट परसेंट आया x ग्राम, है ना, ध्यान से समझना। तो ऑक्सीजन का वेट परसेंट x ग्राम आया, तो क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, अ कंपाउंड पोजेसेस x%, मतलब x ग्राम के हिसाब से जो भी परसेंटेज आए, अ कंपाउंड पोजेसेस दैट मच परसेंट ऑक्सीजन बाय मास, द इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, इससे अपन इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, खासकर किसका डाउट था, ये चंद्रभान का। यस सर। ये बात समझ में आई जो मैंने भी बोला। हाँ सर समझ में आ गई। तो अब देखो क्वेश्चन ने टफ करने के लिए क्या किया, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी। अगर इंपिरिकल फॉर्मूला मास होता तो उनको पता है कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। अब यहाँ पर इन्होंने सर बोल दिया लीस्ट मॉलिक्यूलर फिर से मास। बता दीजिए। अच्छा मानस बोल रहा है क्या। हाँ हाँ ठीक है, मैं फिर से यस सर। हाँ मानस में सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ वो मैंने देखा था, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें लीस्ट मॉलिक्यूलर मास टर्म दिया हुआ है ना, मतलब लीस्ट मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की जगह इंपिरिकल फॉर्मूला मास लिखा होता लैंग्वेज में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, है ना। आसान कैसे हो जाता कि जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, तो ये तो एक्चुअल कंपाउंड है। अगर क्वेश्चन पूछता इंपिरिकल फॉर्मूला मास, तो उसके लिए अपन इंपिरिकल फॉर्मूला क्या कंसीडर करते, CH2O, तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ जाता अपना, है ना। तो क्वेश्चन अगर इस लैंग्वेज में लिखा होता तो बहुत आसान होता अपने लिए। क्वेश्चन ने लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दी, क्वेश्चन ने लैंग्वेज क्या बोल दिया है कि लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो भाई जो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है वो एक्चुअली इंपिरिकल फॉर्मूला मास ही तो होता है ना। लीस्ट फॉर्मूला मास क्या होगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसका अपन लीस्ट कैसे करेंगे कि सारे एटम्स को सारे एटम्स का जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है उस तक ले आए अपन। तो वो अपन कैसे करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, है ना। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो ये जो फॉर्मूला जनरेट होता है यही लीस्ट फॉर्मूला हो जाता है, और इसका जो मास होगा वही लीस्ट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा।
क्या ये बात समझ में आई सबको जो अभी समझाया? Yes, यस sir. सर। तो अब देखो, अब वापस अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो बात ये है कि अब ये कह रहा है कि सल्फर 8% होना चाहिए और उस कंपाउंड का अपन को लीस्ट मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। तो अब उस कंपाउंड में एक एटम तो सल्फर है ना, बाकी एटम्स अपन को पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। हो सकता है और भी एटम्स हो, है ना। इस मॉलिक्यूल में सल्फर का जो एटम है वो एक्स है, एक मॉलिक्यूल में सल्फर के एक्स एटम्स हैं, ए के कुछ वाई एटम्स हो सकते हैं, बी के कुछ जेड एटम्स हो सकते हैं, सी के कुछ स्मॉल एटम्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है अपना मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने सल्फर का वेट परसेंट तो फिक्स कर दिया। ठीक है, ध्यान देना, सल्फर का वेट परसेंट तो फिक्स कर दिया। तो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास तभी होगा जब सल्फर की वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना, जैसे थोड़ा फॉर्मूला सिंपल करके समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है अपना, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने दे दिया कि भाई सल्फर तो 8% है, तो इसका मतलब ए का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 92%, है ना। तो अब जैसे ए का 92% हुआ, तो अब देखो यहाँ पर इसका जैसे अपन को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। और तो अगर x की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है, मतलब कंपाउंड चेंज हो गया S2A4, एक तो ये कंपाउंड है ना, और SA2 ये कंपाउंड। तो मेरे को ये बताओ कि दोनों में ही जो वेट परसेंट है कैपिटल एस का और कैपिटल ए का, दोनों ही मॉलिक्यूल में, वो सेम होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये सोच के बताओ। चंद्रभान शायद वो हो गया एलिमिनेट। हाँ, तुम लोग बताओ सोच के, बाकी लोग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सल्फर का वेट परसेंट है इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में, वो सेम होगा कि नहीं? यस सर, सेम Same. होगा। सेम होगा, है ना। सेम इसलिए होगा क्योंकि रेशियो सेम है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का रेशियो सेम रहेगा, अगर अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स का रेशियो सेम रहेगा तो उसका परसेंटेज भी सेम रहेगा, है ना। ये बात तो हमने सीखी है। तो अगर ये वाला हम मॉलिक्यूल कंसीडर करें और हम माने कि इसमें 8% सल्फर है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा नीचे वाला, इसमें भी 8% ही सल्फर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज है वो सेम रहेगा अगर हम सेम नंबर से पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करें। जैसे ये जो है, ये लीस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला मॉलिक्यूल है SA2, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नया मॉलिक्यूल बन गया S2A4। लेकिन परसेंटेज अभी भी सेम रहेगा। अगर ये 8% यहाँ पे था, यहाँ पे अगर सल्फर 8% था, तो यहाँ पर भी 8% रहेगा। ठीक है, और बढ़ा दो मॉलिक्यूल को। और कैसे? जैसे ये जो मॉलिक्यूल था SA2, इसको अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया S4A8, है ना। तो अभी भी सल्फर का वेट परसेंट तो 8 ही रहेगा, है ना, और ए का 92 रहेगा, क्योंकि रेशियो अभी भी एस और ए का वही है 1:2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड पॉजेसेस 8% सल्फर, तो ऐसे 8% सल्फर वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा 8% सल्फर वाला बहुत ऐसी 8% सल्फर वाली बहुत से मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हो सकती है जिसमें सल्फर एटम्स हो। क्या इस लाइन में कोई डाउट है किसी को जो मैंने अभी बोली? ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिसका वेट 8% हो, सल्फर का वेट। अब क्वेश्चन ने हमसे लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास तो ऑफ कोर्स देख के समझ में आ रहा है वो इसमें ही होगा, SA2 में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कम अगर आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो अब जो एटम्स का नंबर है वो मिनिमम ले लो। ठीक है, तो अब मिनिमम नंबर हम क्या ले सकते हैं? मिनिमम नंबर हम 1 ले सकते हैं ना, 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो सल्फर ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है 8% सल्फर, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा।
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें x की वैल्यू 1 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है। क्या ये पार्ट पूरा क्लियर हो गया डिस्कशन का सभी को? यस सर। ठीक है, तो बस अब तो क्या बचा, अब आसान है क्वेश्चन, अब वैल्यू डाल दो। तो 8% सल्फर है कंपाउंड में, तो इसकी इक्वेशन लिख दो। मास ऑफ सल्फर, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है ना, x की वैल्यू 1, एक ही सल्फर एटम, तो मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास, है ना, इनटू 100। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, मास परसेंट ऑफ सल्फर दिया हुआ है हमें 8। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मास आएगा ये कैसा मॉलिक्यूलर मास होगा, लीस्ट, क्योंकि हमने सल्फर का एक ही एटम लिया है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा ये, इधर चल जाए, 8 4 32, 400 400 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये जब भी लीस्ट मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन आएगा तरीका सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया क्या सबको? ये लीस्ट मॉलिक्यूलर मास वाले और भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 2 वगैरह में, तो सबको अपन को ऐसे ही करना है। ओके। ठीक है चंद्रभान, तुम्हारा डाउट था क्लियर हुआ? यस सर, हाँ सर हो गया। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये शीट है अपनी तुम्हारे सामने, B3 के बाद और बताओ। B4, C1 C2। सर B4 ही बता दीजिए। B4 बता देता हूँ, एक मिनट। ये किसका, चंद्रभान का डाउट है ना। B4 देखो भाई, ये है क्वेश्चन B4। अच्छा मेरे को एक चीज ये बताओ कि ये तुम लोग बीच बीच में डिस्कनेक्ट जो हो जाते हो, इसका रीजन पता है कि किसी को क्या है? मतलब तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन वीक है क्या, जो भी मतलब बीच में डिस्कनेक्ट होता है? हाँ शायद इंटरनेट का। क्योंकि मेरा मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो यहाँ से सही है, इसकी स्पीड तो अच्छी है, तो इस एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि तुम जिस एरिया में रहते होगे हो सकता है वहां पर स्पीड थोड़ी स्लो आती होगी, उस कारण बीच बीच में डिस्कनेक्शन होता होगा। सर वो अभी मेरी वो डेटा केवल डिस्कनेक्ट हो गई थी लैपटॉप से, इसलिए फिर वो अच्छा दिक्कत आ अच्छा। रही थी कनेक्शन से करने में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एस्टैब्लिश। कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो यार ऐसा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो अपन को एडजस्ट करना ही पड़ेगा सभी को, है ना। स्थिति ऐसी है, क्या किया यस। जाए अभी। तो चलो अपन सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। कॉर्टिजोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 21 एटम्स हैं, C21। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसमें और भी एटम्स होंगे जो अपन को पता नहीं है ना, A B C, ऐसे और भी एटम्स हो सकते हैं जिनका नंबर कुछ भी हो सकता है जो अपन को पता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कॉर्टिजोन इज लगभग 70%। कार्बन का मास परसेंटेज दिया है, तो ये इट्स मोलर मास पूछ रहा है। तो ये तो आसान है ना, हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, कार्बन का मास परसेंटेज दिया है तो इक्वेशन लिख दो। मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं, 21, और एक एटम का मास कितना है, 12। तो ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब टोटल कार्बन एटम्स का मास हो गया मॉलिक्यूल में। और एक मॉलिक्यूल का मास वो होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास इनटू 100, है ना। ये वैल्यू दी हुई है अपन को। अब ये देखो, वैल्यू तो वैसे 16.98 दी है, लेकिन ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मैंने इसको 70 मान लिया है ना। तो अब तो क्या बचा, इसको सॉल्व कर दो बस। ये कितना हो जाएगा, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 मतलब ये डी आंसर सही है, 360। तो इसमें डाउट किसको था, चंद्रभान? यस सर, क्लियर हो गया। डाउट क्या था इसमें भाई, बताओ, तो आसान क्वेश्चन था।
सर उस टाइम पे दिमाग में क्लिक नहीं किया है, मतलब कि यही अच्छा लगाना अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है ना, अभी क्लिक कर गया ना? है। यस सर। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। और बताओ शीट में, ये B3 B4 हो गया था ये, फिर C1 C2 सेक्शन सी, सेक्शन सी में कोई? सारे हो गए क्या सेक्शन सी में? यस सर। सारे हो गए तीनों से? C5, C5 देख लेते हैं, C5 में डाउट है। C5 है व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन तुम लोग को मेरी पढ़ाने की स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही है ना? अगर कुछ लगे तो तुम बता सकते हो खुल के, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि पब्लिकली नहीं बताना है तो कॉल करके भी बता सकते हो, किसी भी टाइप की समस्या हो मतलब तुम्हें, तो बता सकते हो ओपनली। ये when 100 gram of ethylene polymerizes entirely to polythene, the weight of polythene formed as per the equation NC2H4, इसको अपन दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन दी हुई है NC2H4, इसके पॉलीमराइजेशन से CH2CH2N, तो CH2CH2, ये N, स्मॉल n, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन, तो इथाइलिन इसकी बात हो रही है ना, इथ मतलब 2 कार्बन, तो इसकी बात हो रही है, इसको इथाइलिन बोलते हैं। 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन, ये C5 क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेज इंटायरली टू पॉलीथीन, तो ये जो इथाइलिन है ये पॉलीथीन में पॉलीमराइज होता है ना। पॉलीमर वर्ड का मतलब है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट बना दे, ठीक है। तो ये अपन, ये चैप्टर, सॉरी क्लास 12th में पॉलीमर्स नाम का एक चैप्टर है, उसमें अपन ये रिएक्शन दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। पॉलीथीन इसी तरह से बनती है। तो द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड, तो इसकी बात कर रहा है ना, ये पॉलीथीन है। द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन, पॉलीथीन का कितना वेट फॉर्म होगा। तो देखो सीधी सी बात ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना। तो जितना वेट इस साइड होगा टोटल, उतना ही वेट इस साइड होगा, है ना। तो अगर आपने 100 ग्राम इथाइलिन लिया है तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 100। इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है अपन को, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितना मास था, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद भी मास उतना ही रहेगा। तो रिएक्शन जब खत्म हो रही है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ये था। तो बस वही है कि प्रोडक्ट का मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट का मास। तो रिएक्टेंट का मास दिया है अपन को, 100 ग्राम लिया था अपन ने थाइलिन, तो वो 100 ग्राम पूरा पॉलीथाइलिन में, सॉरी पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसको प्रेजेंट इस फॉर्म में किया गया है ताकि स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगे, है ना। मतलब पहली चीज तो एक इन्होंने अननोन रिएक्शन दे दी, थोड़ी टफ वाली रिएक्शन दे दी, है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को रिएक्शन देख के थोड़ा डर लग जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। और फिर जनरली ये सोच नहीं पाते स्टूडेंट की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बस सिंपल सी चीज इसमें लगानी है ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस में, है ना। मतलब वैसे क्वेश्चन जो दिखने में टफ लगे तुम्हें पहली बार में, लेकिन एक्चुअल में उतने टफ ना हो, ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस एडवांस में ऐसे ही आएंगे,
है ना। ये जब अपन एक्सरसाइज 3 करेंगे तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, मैं बार बार ये पॉइंट को हाईलाइट करते रहूंगा। तो ठीक है, ये अंकुर का क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। C6 में डाउट है क्या किसी को? एक ही क्वेश्चन बचा है। C6 में शायद किसी को नहीं है, तो ठीक है, इसको अपन करते हैं फिर PDF को बंद और दोबारा लिमिटिंग रीजन पढ़ना चालू करते हैं। नोट्स वाली कॉपी निकाल लेना। नोट्स वाली कॉपी निकाल लो सभी लोग। तो देखो, लिमिटिंग रीजेंट हम पढ़ना चालू कर रहे थे ना, उससे पहले हम उसकी भूमिका बना रहे थे। तो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट की, उस दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने सबसे पहले तो एक बॉक्स और कार वाला एग्जांपल लिया था, है ना। बॉक्स और टायर्स से ये कार बनती है, और हमको ये बात पता है कि इससे ये जो इक्वेशन है इससे हमको रेशियो पता चलता है ना, 1:4 का रेशियो है। अगर एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल क्वांटिटी इस रेशियो को किस हिसाब से फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। उस दिन हमने ये बात कही थी, ठीक है, कि जैसे हम अगर इसको 4 बॉक्सेस ले लेंगे और 18 टायर्स ले लें, तो हमारे पास रेशियो के हिसाब से रेशियो 4:18, तो 4:16 तो सही रेशियो होता है ना। 4:16 मतलब 1:4, लेकिन 4:16 के हिसाब से ये 18 ज्यादा है, इसका मतलब टायर्स ज्यादा है, इसका मतलब बॉक्सेस कम है ना। तो इसका मतलब बॉक्सेस के हिसाब से कार्स बनेंगी, ठीक है। तो जो कम है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, ये तो हमने उस दिन डिस्कस किया था। अब फिर हमने रिएक्शन भी देखी थी। एक रिएक्शन हमने देखा था, CH4 + O2 gives CO2 + H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये बात कह रहे थे कि जैसे इनिशियली, ध्यान से देखना इसको, एक बार अपन ढंग से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ ये लिए थे 3 मोल और ये हमने लिया है मान लो 5 मोल इनिशियली, है ना। इनिशियली तो प्रोडक्ट कुछ फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन जस्ट होना स्टार्ट हुई है, प्रोडक्ट कुछ फॉर्म होगा नहीं। अब जब रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी पूरी तरह, मतलब T फाइनल, TF, तो फाइनल की स्थिति क्या होगी? तो ये रेशियो देखो पहले तो 1:2 है ना। 1:2 इसका मतलब इसका एक मीथेन का मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराता है, दोनों खत्म हो जाते हैं, और उससे एक CO2 का मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, है ना। तो एक से 2 खत्म होता है, तो 3 से 6 खत्म होना चाहिए था, लेकिन 6 यहाँ पर है ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये कम है, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन इसके हिसाब से होगी, है ना। हमेशा प्रोसेस उसके हिसाब से होती है जो कम होता है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हमने देखा कि रेशियो के हिसाब से ये कम है ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वैसा रिएजेंट जो रिएक्शन पर लिमिट लगा रहा है, ठीक है। नाम से समझो, लिमिटिंग रिएजेंट वैसा रिएजेंट जो रिएक्शन पर लिमिट लगा रहा है। तो लिमिट कैसे लगा रहा है कि भाई ऑक्सीजन के 5 मोल के लिए CH4 के 2.5 मोल ही चाहिए, है ना। तो CH4 तो ज्यादा है 3 मोल, तो इसका मतलब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा जब रिएक्शन होगी। आपने 5 मोल इनिशियली लिए थे, पूरे 5 मोल खत्म हो जाएंगे, तो फाइनली तो बचेंगे 0 मोल इस साइड, है ना। और जब ये 5 मोल खत्म होंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितने खत्म होंगे? 2.5 मोल, ठीक है। ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन, जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो इसका मतलब इन दोनों में रेशियो 1:2 का है, तो खत्म होने के लिए भी रेशियो वही होगा। ये 5 मोल इसके 2.5 मोल को ले उड़ेगा अपने साथ, तो बचेगा कितना CH4? पहले कितना था? 3 मोल, और उसमें से 2.5 मोल माइनस हो गया, तो मतलब आधा मोल फाइनली बच जाएगा,
ठीक है, तो ये तो स्थिति हुई रिएक्टेंट साइड की, है ना। अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड में, मतलब राइट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो देखो प्रोडक्ट कितना जनरेट हुआ कौन डिसाइड करता है, हमेशा हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी से हमें देखना है, ठीक है। तो देखो 2 मोल ऑक्सीजन से, ध्यान से देखना, 2 ऑक्सीजन से 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 बनता है, इनमें रेशियो है 2:1। तो जब ये 5 खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 2.5 मोल। और इन दोनों में रेशियो कितना है, ऑक्सीजन में और वाटर में रेशियो देखो 2:2, मतलब 1:1। मतलब जब ये 1 खत्म होगा तो ये 1 बनेगा। एक्चुअल में कितना खत्म हो रहा है ये रिएक्शन में, 5। तो यहाँ पे प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 5 मोल। तो ये हो जाएगी फाइनल क्वांटिटीज। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो हमारे पास बीकर में होगा आधा मोल मीथेन, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा पूरा खत्म हो जाता है, 2.5 मोल CO2 और 5 मोल वाटर, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करते हैं। ये डिस्कशन समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आ गया क्या? इसमें इसमें कुछ रिपीट करना है? ठीक है, नो सर। तो ऐसा करना, इसी के ऊपर, इसी पेज के ऊपर पहले हेडिंग डाल लेना, है ना। यहीं पर हेडिंग डाल लेना, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएजेंट की स्पेलिंग में यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची। लिमिटिंग रिएजेंट, REAGENT, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना और उसके नीचे ये केस लिख लो पहले तो, उसके बाद अपन और चीजें लिखना चालू करते हैं, डेफिनेशन वगैरह। और इसको याद कैसे रखना है, जिसको भी कंफ्यूजन हो, ये कार और टायर वाला एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत सिंपल है और बहुत प्रैक्टिकल है ना। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो ऊपर रफ में, ये डायग्राम बना लो तो डायग्राम से तुम्हें याद आ जाएगा कि अपन ने इसको कैसे समझा था। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? आगे एक्सप्लेन करूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो, है ना, इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम नाम इंपॉर्टेंट है ना, नाम से ध्यान रखना। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट मतलब वो एजेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और लिमिटिंग मतलब वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन पे लिमिट लगाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन पे लिमिट कौन लगा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऑक्सीजन, है ना। लिमिट कैसे लगा रहा है, अगर ऑक्सीजन की जगह अपन 5 मोल की जगह 4 मोल लेते तो फिर से क्वांटिटीज चेंज हो जाती, है ना। जैसे यहाँ पे ये 3 मोल था, देखो अगर 5 मोल की जगह हमने 4 मोल लिया रहता, अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि 1:2 का रेशियो होना चाहिए था और रेशियो के हिसाब से ऑक्सीजन कम है। तो फिर से वैल्यूज इनिशियली तो वही होंगी, 0 मोल 0 मोल। अब फाइनली वैल्यूज देखो, ये 2 से 1 खत्म होता है तो 4 से कितना खत्म होगा, 4 से कितना खत्म होगा, 2 नहीं, मतलब सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा। 4 से ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है। जब ऑक्सीजन के 4 मोल खत्म होंगे तो इसके 2 मोल खत्म होंगे मीथेन के, और पहले कितने थे, 3 मोल, तो ये कितना बचेगा, 1 मोल, है ना। अब 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 4 के खत्म होने से कितना बनेगा, 2 मोल, और ये बन जाएगा 4 मोल, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, मेरा पॉइंट क्या था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट है वो अगर अपन चेंज कर दें, लिमिटिंग रीजन का अमाउंट जब हम चेंज कर देते हैं, पहले हमने 5 मोल लिया था पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4 मोल लिया, तो जैसे ही हमने लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट चेंज किया, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज हो जाता है ना। पहले 2.5 मोल CO2 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 2 मोल, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी
कि अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया है तो जो दूसरे रिएजेंट्स होते हैं उसका अमाउंट कितना भी फिर बढ़ाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे मान लो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये 3 मोल है, हम इसको ये वाला रिएजेंट ज़्यादा है, इसको अपन बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखना, तीसरे एक्सपेरिमेंट में t इज इक्वल टू 0 पे हमने 4 मोल ऑक्सीजन तो पहले से था ही पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह, अब हमने ले लिया 4 मोल मीथेन। तो अभी भी इक्वेशन के हिसाब से 1:2 का रेशियो होना चाहिए, है ना। तो 4 मोल मीथेन के लिए 8 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन 4 ही मोल है, तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा फाइनली, फाइनल टाइम पे ऑक्सीजन 4 मोल में से पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म होता है, 0 मोल बचेगा, और ये 4 मोल 2 मोल मीथेन को खत्म कर देगा, 2 मोल मीथेन को खत्म कर देगा, तो ये 2 मोल बचेगा। और फाइनली यहाँ पर वैल्यूज कितनी बचेगी राइट साइड में, देखो 2 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO2 बनता है, तो 4 मोल ऑक्सीजन के खत्म होने से 2 मोल CO2 बनेगा और 4 मोल वाटर बनेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब हम लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पर भी 4 मोल है और यहाँ पर भी 4 मोल है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। प्रोडक्ट यहाँ भी 2 मोल 4 मोल बन रहा है, यहाँ भी 2 मोल 4 मोल बन रहा है, भले ही आप दूसरे रिएजेंट की क्वांटिटी चेंज कर दो। दूसरे रिएजेंट की क्वांटिटी पिछले एक्सपेरिमेंट में 3 मोल थी, यहाँ पर हो गई 4 मोल। ठीक है, क्या ये डिस्कशन सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट नोट कर लो, है ना, फिर अपन इस पॉइंट्स लिखना चालू करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया, दूसरा उसी के जस्ट नीचे ये लिख लेना, फिर तीसरा ये लिख लेना। लिख लिया क्या? ये तीसरा एक्सपेरिमेंट लिख लो, ये 0 मोल है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े क्या? सबने लिख लिया हो और कोई डाउट नहीं हो तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब अपन लिख लेते हैं जो जो काम की चीज़ें हैं। तो हमको सबसे पहले ये लिखना है कि जब कोई रिएक्शन हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक रिएजेंट क्या हो, लिमिटिंग रिएजेंट हो, है ना। और वो पता कैसे चलता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो रेशियो के हिसाब से है कि नहीं है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो को फॉलो नहीं कर रही है, किसकी, रिएक्टेंट्स की, अगर रिएक्टेंट्स की एक्चुअल क्वांटिटी रेशियो को फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई ना कोई एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। इफ एनी वन ऑफ द reactants if quantity of, क्वांटिटी लिख लो, if क्वांटिटी भी नहीं, इसको मोल्स लिख लो, है ना, मोल्स के टर्म्स में और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। इफ मोल्स ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉट फॉलोइंग द स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या था, रेशियो, है ना। स्टोइशियोमेट्री ब्रैकेट में अपन ने लिख लिया रेशियो। इफ मोल्स ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉट फॉलोइंग द रेशियो, इसका मतलब देन one of the reagents will be limiting
रिएजेंट, कोई एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। तो ये तो तरीका हो गया जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानते हैं, ये पहला पॉइंट लिख लो। आई होप इसको समझने में कोई समस्या नहीं है किसी को। तो लिमिटिंग रीजेंट होगा, तो अब लिमिटिंग रीजेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। शॉर्ट में मैं लिमिटिंग रीजेंट को LR लिखा करूंगा, है ना। लिमिटिंग रीजेंट इज द रिएजेंट, लिमिटिंग रीजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन पे लिमिट लगा देता है और जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट्स कितने मोल बनेंगे, है ना। ये पॉइंट अपन लिखने वाले हैं। LR लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएजेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन, रिएक्शन पे लिमिट लगा देता है, एंड determines the amount, अमाउंट किसके टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में, है ना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो ये लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह के केस में जब एक रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो तो बाकी सब रिएजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बाकी सब रिएजेंट्स को हम बोलते हैं, ये CH4 के ऊपर या नीचे जहां भी जगह हो लिख लेना ER। ER मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट्स। एक्सेस रिएजेंट्स मतलब वो रिएजेंट्स जो रिएक्शन के हिसाब से ज्यादा हैं, अमाउंट के हिसाब से ज्यादा हैं। एक्सेस मतलब वो एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर पहला अगर हम एक्सपेरिमेंट देखें तो 1:2 के रेशियो के हिसाब से 5 मोल ऑक्सीजन के लिए केवल 2.5 मोल मीथेन की जरूरत थी, लेकिन अपन को दिया 3 मोल है, तो मतलब ये ज्यादा दिया है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो थर्ड पॉइंट ये लिख लेते हैं कि लिमिट, जब हम सारे रिएक्टेंट्स की बात करें तो एक तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसके अलावा जितने भी रिएजेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, एक्सेस रिएजेंट्स, है ना। तो इसको हम लिखते हैं out of all the reactants, one reactant will be LR, and all others, बाकी के जितने बचे हुए रिएक्टेंट हैं वो क्या होंगे, will be excess reagents, ब्रैकेट में लिख लेना ER, and all other reagents will be, reagents नहीं, इसको reactants लिख लो, all other reactants लिख लेना इसको ना, all others will be excess reagents। नहीं, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गलत बोल दिया। out of all the reactants one reactant will be LR and all other will be excess reagent। हाँ, ER को तो excess reagent ही बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, सही लिखा था। ठीक है, अब एक बार ये 3 पॉइंट देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है समझने में किसी को। तो ये 3 पॉइंट में अगर किसी को डाउट नहीं है तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ER है, जब रिएक्शन खत्म हो जाती है तो ER जो है वो एक्सेस रिएजेंट जो है वो बच जाता है ना। एक्सेस रिएजेंट पूरा खत्म नहीं होता है और लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है। तो अगला पॉइंट हम ये लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको, कि जब रिएक्शन होना बंद हो जाती है ना, when reaction stops, LR जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। LR becomes 0 moles, लेकिन ER के कुछ मोल्स बच जाते हैं ना, बट some moles of ER remains। ठीक है,
एक पॉइंट ये लिख लो। When reaction stops, LR becomes 0 moles, but some moles of ER remains. ठीक है, तो अब यहाँ तक तो अपना हो गया। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है, है ना। देखो अब ये बात तो अपन को समझ में आ गई कि पहचानेंगे कैसे हम कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, वो रेशियो से पहचानेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, दो तरीके हैं पहचानने के। एक तो आप मन में कैलकुलेट कर लो, है ना। अब मन में कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अपन ने देखा रेशियो 1:2 का रेशियो चल रहा है, तो फिर अपन ने देखा कि एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी दी है, 3 और 5। तो 3 के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो ये 5 ही दिया है, मतलब ये कम दिया है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। या उल्टा भी देख सकते हैं कि 5 के लिए ये 2.5 होना चाहिए था, तो ये तो 3 दिया है, ज्यादा दिया है, मतलब ये कम दिया है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये या तो आप ओरली पहचान लो, ठीक है। अब मान लो किसी को ओरली पहचानने में दिक्कत है, तो दूसरा तरीका है उसके लिए कि हम फ्रैक्शंस निकाल लें, है ना। फ्रैक्शंस के लिए मैं दोबारा ध्यान से देखना, यही वाला वो लिखता हूँ रिएक्शन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, है ना। ये आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया यहाँ पे 2। ये वही वाला अपना एक्सपेरिमेंट है, 2 = 0 पे ये लिया था अपन ने 3 मोल, ये लिया था अपन ने 5 मोल, ठीक है। तो देखो, अगर किसी को रेशियो से निकालने में दिक्कत है, ओरली निकालने में दिक्कत है, तो आप फ्रैक्शंस निकाल लो, है ना। ध्यान से देखना, अपन ने स्टोइशियोमेट्री में एक रिलेशन लिखा था कि AA plus BB gives CC plus DD। तो हमने उस टाइम पे ये कहा था कि अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, तो मोल्स ऑफ A बाय स्मॉल a इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाय स्मॉल b इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C बाय स्मॉल c इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D बाय स्मॉल d, है ना। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, तो ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड होता है। रेड पेन से मैंने लिखा भी था, अगर तुम लोग को याद हो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, है ना। अब देखो, बात यहाँ पर ये है कि ये तो था कंप्लीट रिएक्शन के लिए, है ना। जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, निश्चित तौर पे इनकम्प्लीट, है ना। ये एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना पहले, है ना। ये कहीं भी ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं बीच में जहां भी स्पेस हो। अगर कोई रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कैसी रह रही है, इनकम्प्लीट। प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मींस कि जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन इज इनकम्प्लीट, है ना। एक ये पॉइंट और लिख लेना कहीं भी जहां जगह मिले, क्योंकि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सारी खत्म हो जाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पर जैसे ये 3 मोल था, और अगर इसके लिए 6 मोल दिया होता, तो हम बोलते कि रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, ये तो हमको समझ में आ ही गया है। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, फ्रैक्शन हम यहाँ पे कह रहे हैं, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन से मेरा मतलब है यहाँ पर मोल बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जिस भी रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, कैपिटल ए रिएक्टेंट की, तो उसके फ्रैक्शन का मतलब है उसका मोल और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम सामने लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, आप क्या करो, फ्रैक्शन चेक कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन चेक कर लो। अब देखो फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे, है ना। ये पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा सही से। फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे, तो पहले इसका फ्रैक्शन चेक करो। तो देखो, फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, तो मीथेन का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मीथेन के मोल्स कितने दिए हैं, 3, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 3/1 मतलब 3। और सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल्स दिए 5, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2,
5/2 2.5, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन चेक कर लो, जैसे यहाँ पर अपन ये फ्रैक्शंस को बराबर किया है। अब देखो कंप्लीट रिएक्शन में खास बात क्या होती है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सब बराबर होते हैं, जैसा कि हमें सामने दिख रहा है। इनकम्प्लीट रिएक्शन में फ्रैक्शंस बराबर नहीं आएंगे, तो क्योंकि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, जो हमको देख के समझ में भी आ रहा है कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, फ्रैक्शंस बराबर नहीं आएंगे, यहाँ पे फ्रैक्शंस बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जिस रिएक्टेंट के लिए फ्रैक्शन की वैल्यू कम आ रही है उस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सबको? बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करना है। यस सर। तो इसको अब नोट कर लो, है ना। देखो ये नोट कर लेना, ये रिएक्शन नोट कर लेना, पहले ये वाला, उसके बाद ये वाली रिएक्शन नोट कर लेना, फिर ये बता देना कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऐसा है, फिर ये फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू, और एक मिनट रुको, फिर अगले पेज पे लिखना कि बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ CH4 is not equal to fraction of O2, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं therefore हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस क्योंकि बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पहली चीज तो रिएक्शन इनकम्प्लीट है ना। रिएक्शन इनकम्प्लीट है क्योंकि कंप्लीट रिएक्शंस में फ्रैक्शंस बराबर होते हैं ना, अभी लिखा था हमने पीछे, ये कंप्लीट रिएक्शन में सारे फ्रैक्शंस बराबर होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि रिएक्शन इनकम्प्लीट है, और दूसरी चीज रिएक्शन इनकम्प्लीट है, चलो इसको अगले पॉइंट में लिख दो। दूसरी चीज हो जाएगी, तो दूसरी चीज क्या है कि जिस रिएजेंट का फ्रैक्शन सबसे कम होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। रिएक्टेंट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, जिसके लिए फ्रैक्शन की वैल्यू लीस्ट आएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी, वो होगा हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। एंड अदर्स विल बी एक्सेस रिएजेंट, ER, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये लिख लेना, रिएक्टेंट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड अदर्स विल बी एक्सेस रिएजेंट। तो बस इस तरह से हम पहचान लेंगे, तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने में, और नहीं होगी तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। SC मतलब है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये लिखा हुआ है। लिख लिया क्या, ये दोनों पॉइंट्स लिख लिए? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है लिमिटिंग रिएजेंट हम पहचान लेंगे। तो देखो अब हमको ध्यान में क्या देना होता है, ध्यान से देखना, कंप्लीट रिएक्शन में तो सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट रिएक्शन में केवल लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट is equal to fraction of products, है ना। फ्रैक्शन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको आसान मतलब इस तरह से याद रख सकते हो अगर आसान भाषा में याद रखना हो तो, और इसको हम देखो मैं वेरीफाई भी करके बता देता हूँ। देखो हमको ये तो पता है कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का फ्रैक्शन है वो बाकी दोनों के फ्रैक्शन के बराबर होगा,
तो देखो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, CO2 स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और H2O स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रिएक्टेंट है ये, तो ये तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेड, और ये हो जाएंगे प्रोड्यूस्ड, इतने मोल्स इनके प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे ना, P मतलब प्रोड्यूस्ड। तो अब देखो हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स खत्म हो रहे हैं, 5 मोल पूरे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 5/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 2। तो अब देखो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना आएगा, 2.5 मोल, चेक कर लो 2.5 आ रहा है क्या, तो ये देखो यहाँ पे 2.5 आ रहा था, है ना। उसके बाद मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कितना आएगा, इक्वेशन के हिसाब से 5 आ जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो, ये देखो ये 5 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन के केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट का फ्रैक्शन है वो प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर होगा, है ना। अब इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में देखो ऐसे लिख लेते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है AA प्लस BB, ध्यान से देखना, CC प्लस DD, है ना, वही वाली रिएक्शन अपन ने ले ली। कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो उसका फॉर्मूला अपन ने लिख ही लिया था। मान लो कि अगर ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इफ दिस इज एन इनकम्प्लीट रिएक्शन, तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मान लिया हमने कि लिमिटिंग रिएजेंट है कैपिटल B। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका जो फ्रैक्शन है, मतलब मोल्स ऑफ B बाय स्मॉल b, इसका फ्रैक्शन प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर होगा, है ना। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसका फ्रैक्शन प्रोडक्ट्स के फ्रैक्शन के बराबर होगा, और ये इसके बराबर नहीं होगा, रिएक्टेंट के फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, है ना। ये कब के लिए है, फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन, है ना। कंप्लीट रिएक्शन में सब बराबर होते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन में इस तरह से वैल्यूज जो है और इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। तो इसको नोट कर लो, ये वाला पेज नोट कर लिया क्या, ये नोट कर लिया। ये कर लो नोट। तो ठीक है, अगर तुम लोग ने नोट कर लिया हो तो बस अब अगली क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी पूरी समझ में आ गई क्या, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरीके से अपन ने समझा दिया, है ना। ओरली भी कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी। ओरली कैसे कि आप रेशियो देखो, दोबारा बता देता हूँ, रेशियो के हिसाब से निकाल लो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद रेशियो लगाना है, 2 पे 1 खत्म होता है तो 5 पे 2.5 खत्म होगा, तो ये इसके पूरे 5 उड़ा दो, इसके 2.5 उड़ा दो, तो ये आधा मोल बचेगा। और लिमिटिंग रीजन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है तो 2 से 1 बनता है तो 5 से 2.5 बनेगा, और 2 से 2 बनता है तो 5 से कितना बनेगा, 5, है ना। या तो आप ऐसे ओरली कर लो, और किसी को रेशियो से दिक्कत है तो वो ये फॉर्मूला लगा दे, ये वाला फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला के लिए बस हमको पहले लिमिटिंग रीजन पहचानना पड़ेगा, तो लिमिटिंग रीजन पहचानने का ये तरीका है ना, क्या कि फ्रैक्शन निकाल लो, फ्रैक्शन निकाल लो, और जिस भी फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। क्या पूरा लेक्चर क्लियर हो गया, ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को, तो ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो अपन सीधे क्वेश्चन करना चालू करेंगे, चाहो तो अगली क्लास के पहले 2 मिनट इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे।
बाकी एक बार होमवर्क देख लेते हैं कुछ पॉसिबल है कि नहीं देना। वैसे टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है तो मुश्किल ही है। 1 मिनट रुको। अच्छा चलो, मुझे कुछ लगेगा तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ना, वो पीडीएफ अभी बंद हो गई है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम यार, थैंक यू सर। वेलकम यार।